एक फिजिकल थेरेपिस्ट को जब वो स्टडी कर रहा है उसको ज़हन में ये होना चाहिए कि आइदर वो एकेडमिक्स में जाएगा या वो क्लिनिक्स की तरफ जाएगा। यहाँ पे जॉब की बहुत कंपटीशन है, तो सबसे पहले आप अपना माइंड सेट करें कि आपने करना क्या है। लेकिन इस वक्त ये स्टूडेंट कैसे डिसाइड करे कि अंडर ग्रेड के वक्त पे उसकी ट्रेनिंग कैसे हो, किस फील्ड पे, किस स्पेशलाइजेशन की तरफ वो अपनी ग्रिप मजबूत रखे। फर्स्ट एंड खुद अपने आप को प्रैक्टिस पे लेकर आएँ, चीज़ों को सीखें और फिर उसके बाद जाके अप्लाई करें। हेलो एंड वेलकम टू कैंडिड कॉन्वर्स विद डॉक्टर फहद। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैज़ान रहमान, जो कि पिछले 18 साल से फिज़िकल थेरेपी की फील्ड में एकेडमिक्स और क्लिनिकल्स में काम करते रहे हैं। उससे अब आज बात करेंगे हम क्लिनिकल प्लेसमेंट्स, जॉब प्लेसमेंट्स और एकेडमिक पोजीशंस के बारे में इन द फील्ड ऑफ फिज़िकल थेरेपी। फैज़ान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह करम, ठीक ठाक, बिल्कुल सर। सबसे पहले आपका थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पे इनवाइट किया। देखें, हमारे पास फील्ड के अंदर बहुत सारी प्लेसमेंट हैं। सबसे पहले एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को जब वो स्टडी कर रहा है उसको ज़हन में ये होना चाहिए कि आइदर वो एकेडमिक्स में जाएगा या वो क्लिनिक्स की तरफ जाएगा। ठीक है। बट ये माइंड सेट होगा तभी आपकी आगे जाके प्रोग्रेस होगी। अगर ये माइंडसेट आपका नहीं होगा तो आप इस तरह रहे, क्योंकि हमारी फील्ड में दिन ब दिन कंपटीशन है, इन्फ्लक्स स्टूडेंट्स का बढ़ता जा रहा है और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास इन पाकिस्तान इन पर्टिकुलर बहुत कम है। और अगर आप कराची की बात करें, क्योंकि एक पूरे मुल्क का एक हब है, यहाँ पे जॉब की बहुत कंपटीशन है, तो सबसे पहले आप अपना माइंड सेट करें कि आपने करना क्या है। अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो उसके लिए भी आपको ऑब्वियसली क्लिनिकल एक्सपोजर की ज़रूरत है। बिल्कुल। क्यों? आपने स्टूडेंट्स को एग्जांपल्स देनी है, आपने वो पर्सनली एग्जांपल्स को देखा होगा, आपको एक आइडिया होगा कि पेशेंट किस तरह ट्रीट होता है, उसकी फ्यूचर गोल्स क्या होते हैं। उसी की बेसिस के ऊपर आप जाकर फिर स्टूडेंट को एग्जांपल दे सकते हो और फिर स्टूडेंट को आप अपनी प्लेस पे रख कर ये समझा सकते हो, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवा सकते हो। तो नंबर 1 आपके पास ज़हन में हो कि आपने प्लेसमेंट जाना कहाँ है और अपने गोल सेट करें। गोल सेट करेंगे तभी आपकी आगे जाके प्रोग्रेस होगी। इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि एक स्टूडेंट है, अगर वो अपना DPT 5 इयर्स का ये पूरा कोर्स कर रहा है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी का, तो वो एक अदद क्लिनिक, अच्छा रिप्यूटेड क्लिनिक ले जिसके अंदर आपके पास OPD हो, आपके पास इन पेशेंट्स की फैसिलिटी मौजूद हो, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स वहाँ पे मौजूद हो, उनसे वो एटलीस्ट 2 to 3 इयर्स का एक्सपीरियंस ले और साथ ही अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करे। हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इनिशियली तो कराची में भी थे, अब हमारे पास इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, दूसरे जगहों पे भी इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप मास्टर्स या MPhil की तरफ जा सकते हैं। फिर आपके पास नंबर 2 आ जाता है कि आपने मास्टर्स करना है या MPhil करना है। ओके, सो आपको मास्टर्स और MPhil तो आपका एक मेजर पोर्शन है जो कि आपके अंडरग्रेड के स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के बाद डिसाइड करते हैं कि वेदर दे वांट टू गो फॉर एन एकेडमिक पोस्ट ग्रेजुएशन और क्लिनिकल पोस्ट ग्रेजुएशन। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त ये स्टूडेंट कैसे डिसाइड करे कि अंडर ग्रेड के वक्त पे उसकी ट्रेनिंग कैसे हो, किस फील्ड पे, किस स्पेशलाइजेशन की तरफ वो अपनी ग्रिप मजबूत रखे और किस तरह से वो अपनी जॉब प्लेसमेंट की तरफ जाए। क्या फिज़िकल थेरेपी करने के बाद जॉब्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं? अगर अवेलेबल हैं तो किस सेक्टर में ज़्यादा है? देखें सर, इसके अंदर मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि स्टूडेंट्स का अपना माइंड होता है। एक बंदा, हर कोई बंदा जाके एकेडमिक्स में या हर कोई बंदा जाके क्लिनिकल एक्सपोजर में सेटल डाउन नहीं हो सकता। मैंने लाइफ में, मैंने अपने एक्सपीरियंस के अंदर बहुत सारे देखे हैं वो स्टूडेंट्स जो कि एकेडमिक टाइम में, आपके DPT टाइम में बहुत अच्छे थे, एकेडमिक्स में पोजीशन होल्डर्स थे, बट जब काम क्लिनिकल एक्सपोजर की आई तो फिर वो काम नहीं कर पा रहे थे, हेजिटेशन थी बहुत सारी चीज़ों के अंदर, सो वो एकेडमिक्स की तरफ चले गए। इसी तरह बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जिनका क्लिनिकल नॉलेज, एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन बहुत अच्छा है, पर एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एवरेज होते हैं, ठीक है, तो वो क्लिनिकल्स की तरफ जाएं। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक एकेडमिशियन होने के लिए आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस पहले अच्छी होना ज़रूरी है? बिल्कुल, मैंने आपसे यही कहा सबसे पहले कि देखिए, आपको अगर एक्सपीरियंस देना है, अगर आपको नॉलेज अपनी बढ़ानी है, शेयर करनी है स्टूडेंट्स के साथ फर्स्ट हैंड, तो आप फर्स्ट हैंड खुद अपने आप को प्रैक्टिस पे लेकर आएँ, चीज़ों को सीखें और फिर उसके बाद जाके अप्लाई करें, क्योंकि एकेडमिक्स के साथ साथ आपको अपनी क्लिनिकल नॉलेज को डे बाय डे एनहांस करना जाना है। आपको क्या लगता है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए
क्या इक़दाम होने चाहिए और क्या जो इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं इस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 200 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में जो है वो काम कर रहे हैं फ़िज़िकल थेरेपी में, जो रेप्यूटेड रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं। इससे ज़्यादा नंबर तो आपका एक से भी ज़्यादा एक्सीड कर गया है, लेकिन जो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, क्या वो इंस्टीट्यूट्स क्लिनिकल स्पेशलिटी और क्लिनिकल प्रैक्टिस देने में कामयाब हैं? नहीं सर, सारे तो नहीं हैं, मगर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं नाम तो एटलीस्ट अभी यहाँ नहीं शेयर करूँगा, मगर सबको ऑब्वियसली पता है कि कौन से इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं। बट कुछ इंस्टीट्यूट्स सिर्फ क्लिनिकल एक्सपोजर पेशेंट को इनरोलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वो हैंड्स ऑन आपको प्रैक्टिस नहीं दे रहे। हैंड्स ऑन अब आपको रिसेंटली पिछले 2 साल के अंदर इस हैंड्स ऑन के ऊपर काम शुरू हुआ है। अगर आप इससे पहले देखेंगे तो बहुत सिलेक्टेड छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स थे, वहीं पे ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो रही थी। बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत रेयर था कि कहीं प्रैक्टिस हो रही हो। राइट। तो आप कब के ग्रेजुएट हैं सर? सर मैं तो हूँ 2008 का। 2008, it's been almost 18 years now, 17-18 years। तो आप डायरेक्ट क्लिनिकल्स में जो है वो स्टार्ट किया आपने? बिल्कुल सर। क्या वजह थी कि आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस पहले जो है वो स्टार्ट करने का सोचा, देन यू वेंट टू एकेडमिक्स? देखिए सर, मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस तो पास आउट होने से पहले ही स्टार्ट कर दी थी। अगर मैंने 2008 में पास किया ना, तो मैं 2006 से ही क्लिनिकल प्रैक्टिस, होम विजिट्स और ये सब हमने स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद हमने फ़ौरन अराउंड मैंने 14+ ईयर्स का मेरे बहुत अच्छे रिप्यूटेड हॉस्पिटल के साथ जो कि इंटरनेशनली सर्टिफाइड है उसके साथ मेरा एक्सपीरियंस है 13-14+ ईयर्स का। बट इन दी एंड आपकी हमारे मुल्क में जो इन्फ्लेशन चल रही है, जो महंगाई चल रही है, इसके व्यू से हमारे पास वो एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते, ठीक है। और नंबर 2 सबसे बात ये रीज़न है कि आपकी सेल्फ ग्रूमिंग नहीं हो रही है, ठीक है ना। आप क्लिनिकल साइट पे रहते हैं, आपको दिन ब दिन जो टेक्निक्स आ रही हैं, मास्टर्स आ रहे हैं, एजुकेशन आ रही है, उसमें आप वो चीज़ गेन नहीं कर रहे होते अगर आप क्लिनिक्स में होते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे एक रिप्यूटेड क्लिनिकल फैसिलिटी में काम कर रहे हैं तो फिर आप टोटली पेशेंट रिलेटेड वर्क कर रहे होते हैं, आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग नहीं कर रहे होते हैं। ओके, आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स में क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ कम होने के क्या वजूहात हैं? इसीलिए ऐसा क्लिनिकल है क्योंकि हमारे पास जो आजकल टीचर्स इनरोल्ड हो रहे हैं, जो फैकल्टी इनरोल्ड होती है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, उनके पास हैंड्स ऑन क्लिनिकल एक्सपोजर इतना अच्छा नहीं होता। एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन नॉलेज तो वो बहुत अच्छी होती है, अगर जब बात आती है हैंड्स ऑन की तो वो एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होता। क्योंकि वो कहते हैं अब कौन क्लिनिक्स में जाए, कौन हॉस्पिटल्स में जॉब जाए, हम स्टूडेंट्स को ही टीच करना शुरू कर देते हैं। तो वो स्टूडेंट्स को जो टीच कर रहे होते हैं वो स्टूडेंट्स से भी बेसिकली एक बुराई कर रहे हैं, इन फ्यूचर उनका भी टाइम एक्सपीरियंस ख़राब कर रहे हैं और वो अपने आप को भी नहीं ग्रूम कर रहे। ओके, तो आप जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे होते हैं, आप लोग अपने एकेडमिक फैकल्टी को किस तरह से कैटर करते हैं फॉर टीचिंग? जी सर, बिल्कुल, आपने बिल्कुल ही अच्छा सवाल किया। हम लोग जो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंडर हमने फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनको ये ग्रूम करते हैं कि आप रिसर्चेस के अंदर एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई क्लिनिकल सिनेरियो, पेशेंट रिलेटेड वर्क, आप कोई ना कोई टेक्निक है वो ऑन वीकली और एवरी 2 सेकेंड वीक आप फैकल्टी के साथ शेयर किया करें। कोई भी एक फैकल्टी है, अब फॉर एग्जांपल कोई भी शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो एक फैकल्टी का काम है वो एक वीक उस शोल्डर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, कोई 1 या 2 को भी पर्टिकुलरली फोकस कर ले, उसकी अच्छी सी ट्रीटमेंट फ्रॉम फ्रोजन शोल्डर टू ट्रीटमेंट, उसकी प्रॉपर लॉन्ग टर्म गोल्स, उसके शॉर्ट टर्म गोल्स, वो सारे डिस्कस करेगा। एग्जांपल, अब मैंने अगर एक पेशेंट, मैंने आईसीयू, कार्डियो, न्यूरो, इनमें सबसे ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो अब मैं अपनी फैकल्टी को ट्रीट करता हूँ, बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं एक अदर न्यूरो के पेशेंट की चेस्ट फिजियोथेरेपी कैसे करूँगा, उसकी सक्शनिंग कैसे करूँगा, सक्शनिंग के क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसको मोबिलाइज आउट ऑफ बेड कब करना है, अपनी चेयर पहले करना है। तो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोटोकॉल्स फॉलो कर करके हम सारी फैकल्टी को ग्रूम कर रहे होते हैं। ये तो अब एक बात हो गई फैकल्टी डेवलपमेंट में क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम फिर हम एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं कि हम फैकल्टी को ये भी बोलते हैं कि आप रिसर्चेस, इनोवेशन, इस पे क्या काम हो रहा है, आर्टिकल्स रीड कर आइए, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, फैकल्टी के साथ शेयर करें और उनकी ग्रूमिंग करें। अभी हमने एक न्यू प्रोटोकॉल जिस पे अंडर हमारे इनफैक्ट डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते, इम्प्लीमेंटेशन उसकी होने लगी है, जिसको हम कहते हैं IRB, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च बोर्ड। अभी हमने वो रिसेंटली फॉर्म की है और अब हम उसके साथ मिल के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को मर्ज करने लगे हैं।
उससे फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स दोनों की लर्निंग हो, और उनके जो भी वो आर्टिकल्स और रिसर्चेस बनाएं वो हम कोशिश ये करें कि एक अच्छे रिप्यूटेड जर्नल के अंदर पब्लिश हो सके। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि जॉब्स की कमी नहीं है लेकिन सही प्लेसमेंट्स की कमी है पाकिस्तान में? सर जॉब्स की भी कमी है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप रेशो चेक करेंगे तो ऑल ओवर द पाकिस्तान एवरेजली मोर देन 2000 स्टूडेंट्स एनुअली जो है ना पास आउट हो रहे हैं, और हमारे पास हॉस्पिटल्स वैसे ही लिमिटेड हैं। उन हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि पिछले 10-10, 15-15 साल से, 20-20 साल से उसी जगह पे फिक्स्ड है। ओके, ठीक है ना, तो वो जो न्यू जनरेशन पास आउट हो रही है वो कहाँ जाए, और बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने अपने बना लिया है कि वो पर्टिकुलरली अपने ही पास आउट स्टूडेंट्स को ही फोकस कर रहे हैं, उससे दूसरे हॉस्पिटल्स के दूसरे स्टूडेंट्स को कोई मौका नहीं मिल रहा। तो ये तो अच्छी बात है कि अगर कोई यूनिवर्सिटीज़ अपने ही ग्रेजुएट्स को पोजीशंस ऑफर कर रही हैं और उन्हें जॉब प्लेसमेंट्स दे रही हैं, तो ये तो एक अच्छा फैक्टर है। सर वो जो देखें, अब आप मेरी बात सुने, अगर एक इंस्टीट्यूशन 40 स्टूडेंट्स को अगर उसने सेमेस्टर वाइज पास आउट करके दिया है और उस वजह से सिर्फ 2 अकोमोडेट वो कर रहे हैं, तो बाकी 38 कहाँ जाएंगे? अच्छा, मुझे ये लगता है कि हमारे पास प्लेसमेंट्स हैं और हमारे पास स्टूडेंट लेकिन जो है ना वो उन एरियाज़ में जाकर काम नहीं करना चाहता। जैसे कि अगर आप बात करें कि जी कराची से बाहर कितने लोग जाकर अपने क्लिनिक सेटअप करना चाहेंगे, या कराची से बाहर कितने लोग जाके किन हॉस्पिटल्स में काम करना चाहेंगे। फॉर इंस्टेंस हम अगर आपको एग्जांपल देते हैं कि जी मीरपुर खास में, थरपारकर में, सखर में, मिट्टी में, क्या वहाँ पे फिजिकल थेरेपिस्ट सफिशेंट हैं जो वहाँ की पॉपुलेशन को ट्रीट कर सकें? नहीं सर, बिल्कुल वहाँ पे देखें सफिशेंट नहीं है, मगर रीज़न क्या है, हमारे पास प्लेसमेंट्स की जो प्रॉब्लम आपने सबसे पहले बात की है, वो रीज़न ही यही क्योंकि आ रहा है क्योंकि जो फिजिकल थेरेपिस्ट को आज भी पे किया जा रहा है ना, वो बहुत लो पे किया जा रहा है। बहुत सारी जगहों पे 12,000 पे कर रहे हैं, 20,000 पे कर रहे हैं, उससे उनका इंटरनल मोरल ही डाउन हो जाता है और वो क्लिनिकल साइड से चले हट जाते हैं, और या फिर क्लिनिकल साइड पे वो बिल्कुल उस पर्टिकुलर चीज़ को फोकस कर रहे होंगे जिसको हम लोग कहते हैं ओपीडी रिलेटेड वर्क करने के, मिडलैंड, मुलिगन और इस तरफ चले जाते हैं, रादर देन के वो क्लिनिकल एक्सपोजर की बात करें। अब मैं एक पेशेंट से आपसे भी मेरा एक छोटा सा सवाल है, मतलब आप भी सर मुझसे काफ़ी सीनियर हैं इन मामलात में, आप मुझे सर ये एक क्वेश्चन है, एक पेशेंट आईसीयू के अंदर है, ठीक है, एक न्यूरो का पेशेंट है, स्ट्रोक हुआ है उसको, क्या आप जाके उसको डे 1 पे मुलिगन या मिडलैंड करेंगे? नहीं। ये आप उसकी चेस्ट फिजियो सक्शनिंग, उसका सबसे पहले उसकी सैचुरेशन पे काम करेंगे। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये भी स्टूडेंट्स को देखा है कि वो घबरा जाते हैं इस चीज़ से, क्योंकि उन्होंने 5 साल फोकस ये किया है, MSK कर लिया, मिडलैंड कर लिया, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेज देख ली, जब क्लिनिकल रोटेशन पे हॉस्पिटल में गए हैं या जब जॉब के लिए वो अप्लाई हो गए, उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, उनसे क्वेश्चन पूछे गए एकेडमिक्स रिलेटेड, हर कोई इंप्रेस बहुत हो गया, जब उनकी प्लेसमेंट की बात आई है अब वो वहाँ खड़े हुए बिल्कुल डल खड़े हैं, जीरो हुए हुए। इससे उनकी गलती ये हुई है क्योंकि उनको सिस्टम से वो ऐसे आए क्योंकि उनको सिस्टम में ही टीच किया गया। बिल्कुल इस सिस्टम से जो है वो एक और क्वेश्चन अराइज होता है, ये जो आजकल सर्टिफिकेशंस की भागदौड़ चली हुई है, हर कोई नया एक जो है ना वो सर्टिफिकेशन रोज हो रही होती है। अग्रीड सर। 2 क्वेश्चंस हैं, एक क्या इन सर्टिफिकेशंस की वर्थ है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ क्या डायरेक्ट एक अंडर ग्रेजुएट बच्चे को ये सारी स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स की तरफ जाना चाहिए, और फिर इन पे रेगुलेशन क्या है? सर देखें, अब ये एक बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है हमारे मुल्क में, और हमारे मुल्क में जो है ना एक जो फैक्टर है कि जी ये नहीं सोचते कि क्या है इससे फ़ायदा, लॉन्ग टर्म में नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि ज़बरदस्त है, मीडिया रिलेटेड है, पिक्चर्स आ रही हैं तो ये बहुत चीज़ अच्छी होगी। ऐसा नहीं है। एक अंडर ग्रेजुएट के लिए ड्राई नीडलिंग मेरी नज़र में क्या फ़ायदा देगी? एग्जैक्टली ठीक है ना, नीडलिंग आप टेपिंग कर रहे हो, आप अंडर ग्रेड को आप बेसिक चीज़ें बताओ जो उसकी डीपीटी रिलेटेड चीज़ें हैं जो उसने इनिशियल जाके सीख रही है, पेशेंट को डील करनी है, आप पहले वो तो प्रॉपर अच्छी कराओ, आप उससे रिलेटेड उनकी वर्कशॉप कराओ, आप रिसर्च एकेडमिक्स को फोकस करना है, आप रिसर्च रिलेटेड वर्कआउट पे कराओ, आपको अगर उनको आईसीयू रिलेटेड वर्क कराना है उनके 9th सेमेस्टर पे कार्डियो पे फोकस करवाओ, बिल्कुल आप 8th सेमेस्टर में उनके न्यूरोलॉजी पे फोकस करवाओ, पर यहाँ ये सब फोकस नहीं हो रहा। छोटी छोटी स्लाइड्स के अंदर जो है स्टूडेंट्स को प्रेजेंटेशन दे दी जाती है और वही स्टूडेंट जब पहुँचते हैं 10th सेमेस्टर के बाद बाहर तो परेशान खड़े हुए होते हैं।
क्योंकि उनको पता ही नहीं है। वो कहते हैं हमने तो ड्राई नीडलिंग का कोर्स कर आए हैं सर, हमने तो के टेपिंग की है, हमने तो स्पोर्ट्स इंजरीज में बहुत सारा हमने कोर्सेज कर लिए 6 मंथ्स सर के। क्या आपको नहीं लगता ये करिकुलम की जिम्मेदारी है कि जो करिकुलम के अंदर चीज़ें मौजूद हैं उनको इस अंडरग्रेड लेवल पे बच्चों को नहीं सर। काफ़ी हद तक जो है वो सिखा के भेजना चाहिए? सर क्योंकि देखिए, करिकुलम में जहाँ तक मुझे पता है आपके पास कई टेक्निक्स जो आप बाद में सर्टिफिकेशंस पे जाकर सीखते हैं, वो टेक्निक्स आपके करिकुलम में मौजूद हैं, जिनके आपने नाम लिए, मेटलैंड है, मुलिगन है, सीरीएक्स है, आपकी कबाट है, बोबात है, ये सारी तो आपके पीएनएफ है, ये सब तो आपके करिकुलम में दी हुई हैं। सर बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी आपसे यही बात कर रहा हूँ कि करिकुलम की बेसिकली गलती नहीं है। जो आपकी हमारी एजुकेशन की जो अथॉरिटी है सुप्रीम, उसने ये सब चीज़ें बना कर भेजी है। फॉल्ट वहीं आ जाता है फैकल्टी के ऊपर, क्योंकि फैकल्टी का ही एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपोजर नहीं है उस चीज़ की तरफ, वो कैसे जाएगा। कुछ इंस्टीट्यूट्स में वो लोग जगहों पे बहुत फोकस है, तो आप उसके दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके देखेंगे तो वहाँ बिल्कुल भी उस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं हो रहा है। सर एक सवाल है, इन टेक्निक्स में से कितने आपको लगता है कि फिजिकल थेरेपिस्ट हैं जो बोबात ट्रेंड हैं, सर बोबात बहुत पढ़ाने के लिए? टेक्निकली सर बहुत कम है, बहुत कम। बहुत कम है। और अगर क्या किसी ने बोबात देखें की सर्टिफिकेशन अवेलेबल है एशिया में? सर एशिया में तो आई डोंट थिंक है, मेरी जो नॉलेज के मुताबिक है वो नहीं है। यूरोप और अमेरिका की तरफ है, ठीक है, हमारे पास एशिया के अंदर नहीं है। और अगर एशिया में कोई पर्टिकुलर है जहाँ तक मेरी नॉलेज के मुताबिक, तो वो इंडिया के अंदर है। कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं। सो दे आर नॉट बोबास, जहाँ तक मुझे पता है दे आर एनडीटी, जी न्यूरो डेवलपमेंट टेक्निक। बोबात तो एक खास बिल्कुल पोजीशन टेक्निक है, है, इससे ब्रांडेड protocol, टेक्निक ना, जी। आप ऐसे कह लें कि ये एक ऐसा ब्रांड इस्तेमाल होती है। अग्रीड सर। तो बोबात तो सिर्फ यूके में ही होती है, तो आप फिर यहाँ बोबात कैसे पढ़ाते हैं? सर वही बात मैं आपसे बात आ जाती हूँ कि जो हमारे पास न्यूरोलॉजी के अगर आप कोर्स के अंदर जाएंगे तो सर्टेन प्रोटोकॉल शेयर किया होते हैं। ठीक जब है। आप डीपीटी, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब डीपीटी का एक करिकुलम है उसके अंदर हर चीज़ को उन्होंने एक लिमिटेड चीज़ इनरोल्ड की हुई है। ठीक है। अब जो फैकल्टी न्यू है रिसेंटली, वो सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती है और स्लाइड आगे कर देती है। स्टूडेंट अगर सवाल 1 से 2 पूछ देते हैं तो या तो फैकल्टी नर्वस हो जाती है या उनको असाइनमेंट में दे देती है वो टॉपिक कि आप पढ़कर आ जाएं। क्योंकि मैं आपको नहीं आपको लगता इसलिए- कि आपके टीचर्स को जो है वो टीचर ट्रेनिंग की बिल्कुल। जरूरत होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं बोल्ड, जिन्होंने ये बोल्ड डिसीजन उठाया है कि वो अपनी फैकल्टी को डेवलप कर रहे हैं। मैं आपको प्रोविंस वाइज बता देता हूँ तो आपके पास केपीके में कुछ हैं, आपके पास लाहौर, पेशावर में पेशावर है, आपके पास लाहौर है, पंजाब है, सिंध में भी 2-3 इंस्टीट्यूट्स ही हैं, ठीक है, जो कि ये काम कर रहे हैं। रेस्ट कोई काम नहीं कर रहा है फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर। एक भी पोस्ट अगर निकलती है जॉब के लिए तो आप उसके सोचे 200+ सीवीज आती हैं, एग्रीड। क्योंकि उनका एक्सपोजर ही नहीं है। और इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि वो बेचारे घर को चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से घर से बाहर निकल रहे, कहते हैं कि जिस तरह हमने सीखा है हम भी इस तरह आगे टीच कर लेंगे। आप क्या मशवरा देंगे अपने स्टूडेंट्स को कि वो ग्रेजुएट होने के बाद किस तरह से अप्रोच लें फॉर दी प्रोफेशनल लाइफ, और जो ग्रेजुएट इस वक्त मौजूद हैं उन्हें आप जो है ना वो किस तरह से देखें सर, बताना मैं अगर मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, मैं आप उनको सबसे अच्छा कहता हूँ, देखें अगर आपको पाकिस्तान में भी रहना है तो भी उसका एक अलग सिनेरियो है। अगर आप अब्रॉड हैं, आपके पास इफ़ यू हैव इनफ मनी सफिशेंट, आप फैमिली सपोर्टेड हैं या आपने खुद अर्न किया है तो आप बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है। बाहर भी स्कोप है, पाकिस्तान में भी स्कोप है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर, हम भी बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव कर ही रहे हैं, ठीक है ना। आप हैं, हम सब बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर ना, हमने भी सर्वाइव करें, हमने भी टफ टाइम्स देखे हैं लाइफ के अंदर बहुत सारे, ठीक है। तो हम भी पाकिस्तान के अंदर सर्वाइव करें, उसकी रीज़न है कि हमें हाथ पाँव कर चलाने पड़ रहे हैं, ठीक है। बट स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। आजकल स्टूडेंट्स देखते हैं शॉर्ट टर्म, देखते हैं लोग गोल देखते हैं, उसी की बेसिस पे देते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये गाइड करता हूँ कि अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बेहतर करो। ग्रेट। इफ़ पॉसिबल गो अब्रॉड एंड गो हैव टेक योर मास्टर्स। अगर आपने क्लिनिक्स में जाना है, एमफिल या इस तरफ जाना है, तो फिर आप एकेडमिक्स की तरफ जाना है तो फिर एमफिल की तरफ जाइए, और फिर उसमें आगे फर्दर आपको दोनों साइडों पे पीएचडीज होते हैं, पोस्ट डॉक होते हैं, आप तो डबल पीएचडीज आ गए हैं, Right. यहीं आप अपनी वर्थ बना सकते हैं। और अगर आपको पाकिस्तान में भी रहना है तो देखिए अपनी स्टडीज़ को इन्हांस करना है। एक डीपीटी कर आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन बहुत आ रहा है। वो टाइम दूर नहीं है कि आप सिर्फ डीपीटी करके बैठ जाएंगे। आज भी जो बैठे हुए डीपीटी लेके, उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न ही होगी कि वो आगे
या तो वो अर्न कर रहे हैं या वो फिर बेचारे होम विजिट्स कर रहे होते हैं, वो रात को 9-9 10-10 बजे तक घर पहुंचते हैं और फिर ना वो फैमिली को टाइम दे पाते हैं, ना सोशल उनकी कोई लाइफ होती है, ना वो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, ठीक है ना। तो अर्ली टाइम यही है कि आप अपनी स्टडीज़ को छोड़ें नहीं, रिसर्च करें, कहीं ना कहीं वैकेंसी बनती है, जॉब्स मिलती हैं, सिंध गवर्नमेंट भी निकालती है, पंजाब है, KPK है, पाकिस्तान के अंदर बहुत स्कोप है। आजकल ये रिस्पायरेटरी थेरेपिस्ट का बहुत ज़्यादा आया हुआ है, ये भी हमारी ही फील्ड से एक तरह से रिलेटेड है, ठीक है ना। यहाँ वैकेंसीज बहुत सारी आती हैं, न्यूरो के अंदर आ रही है हमारे पास बहुत सारी पर्टिकुलर आई हुई थी, कुछ दिन पहले जिना के अंदर पोस्ट आई हुई थी। ऐसा नहीं कि पोस्ट नहीं आती हैं, पोस्ट आती हैं, सिर्फ क्वालिफाइड नहीं है हमारे पास। जो क्वालिफाइड स्टाफ हैं वो एक लिमिटेड सर्कल के अंदर रहते हैं और वो भी ग्रो नहीं कर रहे हैं, ना करने दे रहे हैं। राइट, थैंक यू फैजान साहब, मोस्ट वेलकम। बहुत इंसाइटफुल थॉट्स आपने हमसे शेयर करी। इन सब इश्यूज को हम स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे जहाँ पे हम विद इन द कंट्री, विद इन द रीजन, अब्रॉड और डिफरेंट रीजन्स के साथ किस तरह से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आप आगे और पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ जा सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम डिफरेंट वीडियोस में आपको इन सब चीज़ों की डिटेल्स देते रहेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। थैंक यू।